भाइयों को मारिए, क्योंकि अब सब ये कलयुग है। कलयुग में हर आदमी राक्षस का रूप ले लिया है, कहीं ना कहीं तांडव करते रहता है। तो अपने अंदर की बुराई को मारिए। अब हम ही लोग क्या बन चुके हैं, बुराई बन चुके हैं। आते हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास। देखिए, आपको मिडिल ईस्ट के बारे में बताए थे। मिडिल ईस्ट में कितने कंट्री थे, आंसर देंगे लोग फटाफट। मिडिल ईस्ट में टोटल कंट्री कितने थे? मिडिल ईस्ट में टोटल कंट्री, मिडिल ईस्ट में भाई, मिडिल ईस्ट में कंट्री बताइए, कितना टाइम लगेगा आपको बनाना? 17, वेरी गुड। 17 कंट्री मिडिल ईस्ट में थे सब। 17 कंट्री में कौन कौन? तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन, मिस्र, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, ईरान। आप सब लोग को आपको बोले थे अगल बगल में सबको समझाते रहिएगा। अरब प्रायद्वीप पे कितने देश थे? ये जो अरब प्रायद्वीप है, इस पर कितने देश थे? अरब प्रायद्वीप पर, अरब प्रायद्वीप पर, अरब प्रायद्वीप पर 7 देश, वेरी गुड। खाड़ी देश यानी गल्फ कंट्री, गल्फ कंट्री में कितने देश? गल्फ कंट्री में 8 कंट्री, वेरी गुड। खाड़ी में 7, 8 है भाई, गल्फ कंट्री में 8। और मिडिल ईस्ट में 17 देश। अरब प्रायद्वीप पर 7 देश। अरब प्रायद्वीप पर कितने देश? 7 देश। स्टार्ट करते हैं अब हम लोग एक एक करके इस कंट्री को पढ़ना, फिर आपको मैप भरवाएंगे हम ये मटेरियल में। देखिए, सबसे पहला इसमें आ जाता है टर्की। टर्की पुराना नाम तुर्की, इसे टर्की कहिए, तुर्की कहिए। ये ऑटोमन साम्राज्य की ये क्या थी? मेन राजधानी वाला एरिया था। अब आप कहेंगे सर ये ऑटोमन साम्राज्य क्या है? तो ऑटोमन साम्राज्य जो है वो एक बहुत पुराना साम्राज्य। जैसे भारत में आप देखेंगे तो कई साम्राज्य थे सब भारत में। भारत में आपको बेसिकली मौर्य साम्राज्य मिलेगा, बहुत सारे साम्राज्य मिलते हैं सर। ऑटोमन साम्राज्य उस समय विश्व का बहुत बड़ा शक्तिशाली साम्राज्य था। इसमें हम आपको ऑटोमन साम्राज्य दिखा देते हैं, कहीं है कि नहीं इसमें, ये रहा। देखिए, यही भी आपको मिडिल ईस्ट ही दिख रहा है ना। यहाँ अगर आप गौर से देखिएगा तो ये हमारा हिंदुस्तान है, इंडिया। ये पाकिस्तान हो गया। ये वाला देखिए, ये इंडिया पाकिस्तान हो गया सामने यहाँ पे। अब ये हो गया ईरान, यहीं से ना शुरू हुआ है। ये टर्की है, देखिए ये रहा आपका टर्की। तो तुर्की, ये जो अभी का जो तुर्की देख रहे हैं, पहले ये टर्की बहुत बड़ा था। इसका नाम था ऑटोमन साम्राज्य, ऑटोमन एम्पायर। और ये मुस्लिम कंट्री थे। ये यूरोप से चालू होता था। देखिए, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ये पूरे पर राज करता था आपका कौन सा? ऑटोमन साम्राज्य तुर्की। लेकिन ये पीछे से जो सऊदी अरब वाले हैं ना, इन्होंने जाके ब्रिटेन से मिल गया और ये कहा कि आप इधर से ठोकिए, हम इधर से ठोकते हैं, इनको खत्म कर देते हैं। तो ऑटोमन साम्राज्य के विनाश में ब्रिटेन ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई सऊदी अरब से मिलकर। ऑटोमन साम्राज्य बिखर गया और कई देशों में टूट गया, जिसमें मिडिल ईस्ट के ज़्यादातर देश थे। इसमें आप देखेंगे तो यहाँ से आपका लीबिया, मिस्र, ये इधर से थे, या फिर बाल्कन देश में, ये सब मुस्लिम कंट्री थे सर, टूट गए सर। अभी ये वाले ज़्यादातर ईसाई हैं सब। तो ऑटोमन साम्राज्य के बिखराव के बाद अभी जो देश है जो ऑटोमन साम्राज्य का वारिस समझता है खुद को, वो है तुर्की। अरे छींक आ रहा है तो डर लग रहा है। हम एक आदमी से मिल के आए दिल्ली में, उसको कोरोना था। मतलब मिल के जब आ गए तो फ़ोन किए कि और कैसे हैं हम। बोला कि सर ठीक है, अभी हम एडमिट है। हम पूछे क्या लिए एडमिट है? तो कह रहे सर हम कोरोना हो गया हमको। हम कहे दूर ससुरा तो नहीं, तोरे से मिल के हम आ रहे हैं, हम अभी तक निगेटिव हैं। 10 दिन हो गया, 2 दिन और मतलब 2-4 दिन और निगेटिव रह गए तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, तो जो ये साम्राज्य देख रहे हैं ग्रीन कलर वाला, इस साम्राज्य की जो राजधानी थी वो थी कुस्तुनतुनिया। आप इतिहास में पढ़े होंगे कुस्तुनतुनिया। तो ऑटोमन साम्राज्य की राजधानी कुस्तुनतुनिया थी, जिसे आज के वक्त में इस्तांबुल कहा जाता है। आज के वक्त में उसे क्या कहा जाता है? इस्तांबुल कहा जाता है। तो अभी मेन तुर्की का वारिस आप कहिए ऑटोमन साम्राज्य का, वो तुर्की है, क्योंकि तुर्की का जितनी एडमिनिस्ट्रेशन थे सब ऑटोमन साम्राज्य के, वो यहीं से कंट्रोल किए जाते थे। इसलिए तुर्की को लगता है कि आज भी वो पूरे दुनिया का राजा ही है। इसलिए कुछ देखते हैं ना, तैयबुल अर्दोगान अपने आप को कुछ ज़्यादा हीरो समझते हैं। तुर्की के 2 भाग हो जाएंगे, एक ऊपर का थोड़ा सा भाग, बीच में एक थोड़ा सा समुंदर है, उस समुंदर का नाम है मरमरा सागर। तुर्की के पास यहाँ पर एक सागर है जिसका नाम है मरमरा सागर। तो ये ऊपर वाला जो एरिया है ये इस्तांबुल है। ऊपर वाला एरिया कौन सा हो जाता है? इस्तांबुल। इस्तांबुल जो होते हैं सब, ये एरिया जो है ये यूरोप में पड़ जाता है। इस्तांबुल जो हो गया वो यूरोप में पड़ जाता है। इस एरिया में
आपको देखेंगे तो यही वो एरिया है जिसके कारण लोग तुर्की को हम यूरोप का देश मानते हैं। यही वो एरिया है जिससे तुर्की को क्या मानते हैं, यूरोप का देश। जबकि तुर्की का 97% भाग किधर आता है, एशिया में, और 3% वाला भाग किधर चला जाता है, यूरोप में चला जाता है। यहाँ देखिए, तुर्की को यहाँ बड़ा बना देते हैं इस तरह से। तुर्की के ऊपर में ये देखिए इस तरह से तुर्की है, यहाँ पर है तुर्की के ऊपर काला सागर, काला सागर, और ये वाला जो सागर है इसका नाम है मरमरा सागर, मरमरा सागर, मरमरा सागर, काला सागर और मरमरा सागर। तुर्की का जो ऊपर वाला भाग है वो यूरोप में पड़ जाता है, याद रखते चलिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है बहुत ज्यादा। तुर्की का ऊपर वाला भाग यूरोप में जो पड़ता है इसको हम लोग कहते हैं थरेस। क्या कहेंगे, थरेस। और इस थरेस की जो राजधानी है वो है इस्तांबुल। इस्तांबुल, इस्तांबुल का पुराना नाम क्या था, कुस्तुनतुनिया। ये कहाँ पड़ जाता है, यूरोप में। तो कहेगा कि यूरोपीय तुर्की की राजधानी क्या है, इस्तांबुल है। ये कितने परसेंट भाग पर है, 3% भाग पर। बाकी का जो ये वाला भाग है ये 97% भाग है। इसे हम लोग कहते हैं अंतोलिया, अंतोलिया, अंतोलिया कहते हैं। इसे को हम लोग एशिया माइनर कहा जाता है, एशिया माइनर कहते हैं, छोटा एशिया, एशिया माइनर के नाम से जाना जाता है। तो तुर्की का ये वाला भाग हो गया, अंतोलिया वाला भाग। अब बताइए, मेन तुर्की तो अंतोलिया वाला भाग है, और इस ये जो पड़ जाता है वो एशिया में पड़ जाता है, और इसकी जो राजधानी है वो है अंकारा, अंकारा। इसकी राजधानी क्या है, अंकारा। तो ओवरऑल अगर आप तुर्की को देखेंगे तो तुर्की दो हिस्सा में, ऊपर का जो 3% भाग है उसे क्या कहते हैं, थरेस। ऊपर का भाग जो हो गया वो हो गया थरेस, क्या कहेंगे उसे, थरेस। थरेस की राजधानी इस्तांबुल, थरेस की राजधानी इस्तांबुल। इसका मतलब यूरोपीय भाग को थरेस कहते हैं, यूरोपीय तुर्की की राजधानी इस्तांबुल है, जिसका पुराना नाम कुस्तुनतुनिया था। और ये जो मेन तुर्की है 97% भाग है, इसे कहते हैं अंतोलिया। क्वेश्चन पूछा था अंतोलिया का प्लेट्यू कहाँ है, अंतोलिया का पठार कहाँ है, बताइए ना। तुर्की में होगा अंतोलिया का पठार, अंतोलिया का पठार तुर्की में है। इसे क्या कहा जाता है, एशिया माइनर कहते हैं। ये इसकी राजधानी अंकारा है, इसकी राजधानी अंकारा है। अभी यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये तुर्की, यही अंकारा वाला एरिया है। यहाँ पर ये सागर का नाम क्या है, काला सागर, और इधर वाले का नाम है मरमरा सागर। तुर्की के ऊपर काला सागर और मरमरा सागर हो जाएंगे। यहाँ देखेंगे, ये हो गया आपका काला सागर और ये है मरमरा सागर। इन दोनों सागर को जो जोड़ने वाला समुद्र का पतला रास्ता है, समुद्र के पतले रास्ते को जल संधि यानी स्ट्रेट कहते हैं, और चौड़े रास्ते को चैनल कहते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में चैनल होता है। तो इस काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ने वाले चैनल का नाम है वास्पोरस, वास्पोरस, वास्पोरस जल संधि या वास्पोरस स्ट्रेट। तो वास्पोरस जल संधि काला सागर और छोटा सा मरमरा सागर को जोड़ देती है। ये आगे आप देखेंगे, आपके पास एटलस है तो उसी में देखिए, नहीं तो आगे जब चैप्टर आएगा ये जल संधि का तो उसमें अलग से पढ़ाएंगे ही। तो तुर्की के ऊपर कौन सा सागर है भाई, हो गया भाई, बताइए कौन सा सागर जोड़ता है, भाई बताइए फटाफट। काला सागर मरमरा सागर को कौन जोड़ता है, काला सागर मरमरा सागर को कौन जोड़ता है, काला सागर और मरमरा सागर को वास्पोरस जल संधि, वास्पोरस जल संधि पूछा हुआ क्वेश्चन है, वास्पोरस जल संधि। बताइए ये साम्राज्य कौन सा है, ऑटोमन साम्राज्य। ऑटोमन साम्राज्य का अकेला वारिस अब कौन बचा हुआ है, तुर्की बचा हुआ है। अब इतने छोटा में हो गया है ऑटोमन साम्राज्य। एशियाई तुर्की की राजधानी अंकारा, यूरोपीय तुर्की की राजधानी इस्तांबुल। इस्तांबुल का पुराना नाम कुस्तुनतुनिया। तुर्की में ईसाई भी हैं, मुस्लिम भी है, ईसाई और मुस्लिम दोनों हैं। यहाँ पर इस्तांबुल का एक मस्जिद है जिसका नाम आप बहुत सुने होंगे, हाया सोफिया, जिस पर एक यूट्यूब पर वीडियो भी बनाए हुए हैं, पूरा डिटेल्स है, उसको देखना हो तो देख लीजिएगा, हाया सोफिया। तो ये हाया सोफिया जो था ना, पहले क्या था, हाया सोफिया पहले एक चर्च था, ईसाई थे, पहले चर्च था। तो चर्च था, बाद में जब यहाँ मुसलमानों का कब्जा हुआ तो यहाँ के जो सुल्तान थे उन्होंने ईसाइयों को पैसे दिए और उस चर्च को खरीद लिया, चर्च को खरीद लिया तो वो हो गया मस्जिद।
पहले था चर्च, खरीदने के बाद उसे क्या बना दिया गया, मस्जिद। बाद में द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ तो द्वितीय विश्व युद्ध में कहा गया कि देखो भैया, ये मंदिर, मस्जिद, मंदिर, ईसाई गिरजाघर, इस सब के चक्कर में बहुत बवाल होता है, एक काम करो इसे म्यूजियम बना देते हैं, तो उसे म्यूजियम बना दिया गया। लेकिन अभी तैयबुल अर्दोगान आए हैं तो उसको वापस से क्या बना दिए हैं, मस्जिद बना दिए हैं। तो ये तुर्की हो गया। टर्की के पास संबंध, मतलब उसके पास हथियार वगैरह अच्छे हैं, मुस्लिम कंट्री में वो सबसे शक्तिशाली है। पाकिस्तान थोड़ा शक्तिशाली है क्योंकि उसके पास परमाणु बम है। अगर परमाणु बम हटा देंगे इस पाकिस्तान का, तो सबसे शक्तिशाली मुस्लिम कंट्री में टर्की ही होगा। तैयबुल अर्दोगान यहाँ के क्या है, प्रधानमंत्री, कुछ ज्यादा ही छटक रहे हैं आजकल। तो ये टर्की समझ में आ गया। टर्की का एशिया से ज़्यादा संबंध यूरोप के लोगों से है, उसका कल्चर भी यूरोप से मिलते जुलते हैं, वहाँ की भाषा भी ज़्यादा टर्किश भाषा भी बोली जाती है। टर्क जो थे सब वहाँ पर। अब देखेंगे भारत में भी तो तुर्कों ने आक्रमण किया था, तुर्क शासकों ने भारत में आक्रमण किया था, तुर्क सभ्यता की। अब आप कहेंगे कि तुर्की से आके यहाँ भारत पे आक्रमण कर दिया, नहीं भैया, उस समय ये तो पूरा ये एरिया टर्की का था यहाँ से, और यहाँ से आक्रमण करते थे सब, ये एरिया में टर्क सब आके, तुर्क शासक जो थे सब, तुर्क में भी ये अफगानिस्तान वगैरह भी उस समय टर्क के अंडर में आता था, टर्की सब वगैरह के। इसलिए यहाँ के शासक जो गजनवी गौरी थे उन्हें भी तुर्क शासक कहा जाता है। समझ आएगी कि नहीं आ गया, किसी कोई दिक्कत, आगे बढ़ जाए, चलिए देखते हैं आगे। तुर्की के नीचे है साइप्रस, साइप्रस की राजधानी निकोसिया, साइप्रस की राजधानी निकोसिया। साइप्रस जो है ना यूरोपीय यूनियन का एक देश है, साइप्रस यूरोपीय यूनियन का एक सदस्य देश है साइप्रस। ये यूरोपीय यूनियन क्या है, तो यूरोप के देशों का एक संगठन है यूरोपीय यूनियन। तो ये साइप्रस है, ये इसने यूरोप के लोगों से बहुत सारे कर्जे ले रखे थे, इतना ना कर्जा ले लिया था कि इसे दिवालिया घोषित कर दिया गया। तो साइप्रस एकदम कर्ज की जाल में फंस गया। यूरोप का वह देश जो पूरी तरह से कर्ज के जाल में फंसा, साइप्रस। लेकिन भूगोल के हिसाब से ये एशिया में आता है, लेकिन एशिया के देशों से इसका राजनीतिक रूप से ज़्यादा संबंध नहीं है, इसलिए इसे राजनीतिक रूप से किसका देश मानते हैं हम लोग, यूरोप का कंट्री मानते हैं। तो ये दो देशों के वाले कंप्लीट हो गए सब। तुर्की, अंतोलिया किसे कहते हैं, ये वाले एरिया का, अंतोलिया का पठार कहाँ है, तुर्की में। कितने लोग बता सकते हैं तुर्की का एक बहुत फेमस झील है, उस झील का नाम क्या है? तुर्की का सबसे फेमस झील है, दुनिया में बहुत फेमस झील है, वो सबसे फेमस झील वही है। तुर्की के झील का नाम बता दीजिए। गुआम कहाँ आता है भाई, गुआम उधर आता है, एशिया पैसिफिक में आता है, पोलिनेशिया में आता है, एशिया में नहीं आता। ऑस्ट्रेलिया जब पढ़िएगा तो वहाँ बताएंगे, गुआम, किरिबाटी, वानुआटू, फीजी, कैलिडोनिया, ये सब वहाँ पे, टोंगा, टुगालू, ये सब वहीं आते हैं सब। कौन झील है भाई? उर्मिल झील। अब भाई उर्मिल झील छोटा सा है वहाँ पर। वान झील, कौन सा झील? वान झील, वहाँ का सबसे फेमस झील है वान झील। इतना खारा है कि उससे ज़्यादा नमकीन पानी दुनिया में कोई नहीं, समुंदर से ज़्यादा खारा पानी उस झील का है, वान झील का। कौन सा झील? वान झील। तो तुर्की और साइप्रस समझ में आ गया, इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं है। साइप्रस कर्ज के जाल में था, निकोसिया इसकी राजधानी थी, साइप्रस। इसके बाद ये वाला कंट्री देखिए, सीरिया। ये वाला देश कौन सा है? सीरिया। ये देश कौन सा है? सीरिया। सीरिया का भारत से बहुत ही पुराना संबंध है। ईसा मसीह का जन्म आज से 2020 साल पहले हुआ था। जब ईसा मसीह का जन्म हुआ तो उसी समय से ग्रेगोरियन कैलेंडर चलने लगा, जिसके महीने होते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। लेकिन हम लोग जो फॉलो करते हैं वो तो मतलब मुसलमान फॉलो करते हैं हिजरी संवत, हिंदू फॉलो करते हैं शक संवत, और क्रिश्चियन फॉलो करते हैं ये आपका ग्रेगोरियन कैलेंडर। ठीक है। मुस्लिम लोग चाहते हैं कि सारे लोग मुसलमान फैल जाए, और हिंदू चाहते हैं कि भाई हिंदू लोग ज़्यादा हो जाए। क्रिश्चियन क्या करते हैं सब? क्रिश्चियन कहते हैं कि हम इतना ना टेक्नोलॉजी बना देंगे कि मजबूरी में आपको क्रिश्चियन पे आना पड़ेगा। अब देखिए, कोई मुस्लिम चाह के भी आज किसी से कह दीजिए ना कि अपना जन्म तिथि बनाओ, मुस्लिम से पूछिए कि उर्दू के महीना से बताओ, रजब में हुआ थे कि तरतेजी में हुए थे कि किस में हुए थे, उसको नहीं पता है। वैसे ही अगर आप किसी हिंदू से कहिएगा कि आप बताओ किस में था, तो वो भी बहुत मुश्किल से बता पाएगा। लेकिन क्रिश्चियन सब इतना डेवलप हुए सब कि उन्होंने अपना कैलेंडर तब थोक दिया, मतलब हमारे ऊपर पूरे उनका ही कैलेंडर थोपा हुआ है। तो ये सीरिया जो है, सीरिया आज से 2500 साल पहले भारत में जो राजा थे बिंदुसार, उनके पास इसने अपना एक दूत भेजा था, सीरिया का नरेश, और कहा था कि हमको मदिरा चाहिए। तो यहाँ से शराब भेजा गया था बिहार से,
आज बिहार में शराब बंद है यहाँ पर। और कहा था अंजीर चाहिए, अंजीर एक गोल फल होता है, वो ताकत का काम आता है। अंजीर मांगा था तो अंजीर दिया गया। और कहा था कि हमको एक टीचर चाहिए यानी दार्शनिक, तो बिहार से इसको टीचर नहीं दिया गया, कहा गया कि टीचर हमारे देश का धरोहर होता है, हम आपको नहीं दे सकते हैं। तो सीरिया उस समय इतना डेवलप था, सीरिया के राजा में। बाद में धीरे धीरे यहाँ सीरिया में आपका मुस्लिम धर्म की अधिकता, मिडिल ईस्ट में हर जगह मुस्लिमें मिलेंगे आपको। सीरिया में धीरे धीरे, सीरिया की राजधानी दमिश्कस है। सीरिया पर धीरे धीरे वहाँ के एक सेना का प्रमुख था, सेना अध्यक्ष, जिसका नाम था बशर अल असद। बशर अल असद जो था वो सीरिया पर तानाशाह हो गया। तानाशाह उसे बोलते हैं जब सेना वाला अपना शासन करने लगे। जैसे हमारे सेना प्रमुख जो है आपका नरवणे साहब अगर कह दे कि हम प्रधानमंत्री को टपका दे, मोदी जी को, राष्ट्रपति को टपका दे, तो उनके लिए क्या मुश्किल है, एगो तोप मारेगा को बैठे बैठे उड़िया जाएंगे लोग, पूरा संसदे उड़ा देगा वो। तो इसलिए वहाँ ऐसे शासन को हम लोग क्या कहते हैं, डिक्टेटरशिप के नाम से जाना जाता है। तो सीरिया में तानाशाही था, सीरिया में तानाशाही। और सीरिया रूस के फेवर में था। सीरिया किसके फेवर में रहता है, रूस के फेवर में। लेकिन सीरिया का पड़ोसी कौन सा है, टर्की। सीरिया का पड़ोसी टर्की है। अब सीरिया जो था वो रूस के फेवर में था, इसलिए अमेरिका चाहता था सीरिया को बर्बाद कर दे, क्योंकि शीत युद्ध में यही हुआ ही, जो रूस के फेवर में गया अमेरिका सोचा उसको तबाह कर दे, और जो अमेरिका के फेवर में गया रूस सोचा उसको तबाह कर दे। इसलिए अमेरिका की नज़र किस पे पड़ गई, सीरिया पे पड़ गई थी। अब उसने क्या किया, सीरिया में तांडव मचाना चालू किया। सीरिया में सरकार किसकी थी, असद, बशर अल असद, असद की सरकार थी। असद किसके फेवर में थे, रसिया के फेवर में थे। लेकिन ये तानाशाही थे, इसलिए अमेरिका यहाँ के लोगों को पैसा दे दिया, हथियार दे दिया और यहाँ पर विद्रोह करा दिया और कहा कि मारो असद की सेना को। सोचिए, ये आतंकवादी नहीं है इतना पैसा देने के बावजूद। और अमेरिका ने यहाँ पर विद्रोह करा दिया, भयानक विद्रोह हुआ, यहाँ पर लाखों लोग मारे गए। अब इसमें तांडव देखिए क्या होगा। अमेरिका मार रहा है किसको, असद को। अमेरिका किसको मार रहा है, असद को। विद्रोही भी किसको मार रहे हैं, असद को। बदले में असद की सेना विद्रोही को मार रही है और अमेरिका को मार रही है। रूस किसको मार रहा है, विद्रोहियों को मार रहा है। लेकिन रूस डायरेक्ट हमला यूएसए पे नहीं कर रहा है। और अमेरिका किसको मार रहा है, असद की सेना को, रूस की सेना को नहीं मार रहा है, क्योंकि अमेरिका सीरिया में रूस की भी सेना घुस चुकी है, अमेरिका की भी घुस चुकी। इतना तांडव हो गया। अब क्या हो गया, इस सीरिया में सीरिया के लोग कह रहे हैं कि भैया ये यहाँ से असद को हटाओ। जब तक इसी में एक दूसरे यहाँ पे पिछला हिस्सा, इसका नाम है कुर्दिस्तान, इसको क्या कहते हैं, कुर्दिस्तान। अब क्या हो गया, यहाँ पे कुर्द एक जनजाति है, कुर्द। अब वो कह गई, कुर्द कह रहा है कि सीरिया न असद का है, न रूस का है, न विद्रोही का है, न अमेरिका का, ये किसकी से है, कुर्द का। किसका है, कुर्द का। अब कुर्द इन चारों को मार रहा है, बदले में ये चारों इन कुर्द को मार रहे हैं, खूब लाश गिर रही है। इसी में घुस गए सब ISIS आतंकवादी वाले, वो कहते हैं कि सीरिया मेरा है। ये मिलके इन पांचों को मार रहा है, तो ये पांचों मिलके उसको मार रहे हैं। सोच रहा कौन किसको मार रहा है, समझे में नहीं आ रहा है। ISIS विद्रोही को भी मार रहा है, अमेरिका को भी मार रहा है, असद को भी मार रहा है, रूस को भी मार रहा है, कुर्द को भी मार रहा है। कुर्द रूस को मार रहे हैं सब, असद को मार रहे हैं सब, ISIS को मार रहे हैं सब, अमेरिका विद्रोही सबको मार रहे हैं सब। इस सब में लड़ रहा है। लेकिन ध्यान से अगर देखेंगे तो दो लोग हैं जो नहीं लड़ रहे हैं आपस में, एक रूस, एक अमेरिका। ये आपस में नहीं लड़ रहे हैं, बाकी सब लड़े जा रहे हैं और ये कहला रहे हैं आतंकवादी। और ये जो लड़ाई शुरुआत कराने वाले ये दो ठो हैं, ये देश कहला रहे हैं, ये कहला रहे हैं शक्तिशाली देश। पूरी दुनिया में ना आतंकवाद जो फैला है इन्हीं दोनों की वजह से फैला है, क्योंकि इनका हथियार बेचने का व्यापार है। इनको हथियार रूस बेच रहा है और अमेरिका बेच रहा है, खुद हथियार भी बेच रहे हैं सर, और लड़ाई को लंबा खींच के रखे हैं सर, ज़्यादा तुरंत खत्म नहीं करेगा सर यहाँ से। ISIS बताइए, ये तांडव चल रहा है सीरिया में, बर्बाद हो गया सीरिया। दुनिया की सबसे खतरनाक शहर हो गया सीरिया की राजधानी दमिश्क, सबसे खतरनाक और सबसे सस्ता शहर। वहाँ के होटल एकदम सस्ते हैं, कौन जाएगा मरने के लिए वहाँ पर। सीरिया की राजधानी क्या है, दमिश्कस। सीरिया की राजधानी दमिश्कस, समझे क्या। हो गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं लोग। देखिए ये हो गया आपका सीरिया, ये है सीरिया। सीरिया के बाद कौन सा देश है, लेबनान। ये छोटा सा देश कौन है, लेबनान। लेबनान की राजधानी कितने लोग बता सकते हैं, बेरूत।
लेबनान की राजधानी बेरूत। बेरूत में एक बहुत भयानक बम विस्फोट हुआ था जुलाई में। बम विस्फोट तो हुआ नहीं थे, उसके जो बंदरगाह था बेरूत बंदरगाह में पोटेशियम नाइट्रेट रखा हुआ था। पोटेशियम नाइट्रेट में भयानक विस्फोट हो गया। जिस अमोनियम नाइट्रेट था वो बहुत भयानक विस्फोट हो गया, जिस वजह से वहाँ बहुत सारे लोग मारे गए, जन धन की हानि हुई। उस पर एक वीडियो भी बनाए थे, उस टाइम का था जब वो हुआ था। तो बेरूत इसका बंदरगाह है। ये छोटा सा देश है जिसका नाम क्या है, लेबनान। लेबनान की राजधानी क्या है, बेरूत। लेबनान एक ऐसा देश है जहाँ ईसाई लोग मतलब अच्छे खासे संख्या में। हालांकि पूरे मिडिल ईस्ट में अगर आप देखेंगे तो किसकी अधिकता है, मुसलमानों की अधिकता है। लेकिन आपको यहाँ पर बेरूत में किसकी अधिकता मिल जाएगी, ईसाइयों की। लेकिन ऐसा नहीं है कि ईसाई ज़्यादा हैं, मतलब अन्य देशों की तुलना में यहाँ ईसाई ज़्यादा है। लगभग 35% यहाँ पर ईसाई हैं सब, बाकी सब मुस्लिम है। बेरूत ये हो गया आपका लेबनान। लेबनान एक देश है जो लेबनान, इसको क्या हो गया भाई, लेबनान की राजधानी क्या हो जाएगी, बेरूत। लेबनान का सबसे प्रमुख बंदरगाह कौन हो जाएगा, बेरूत बंदरगाह। उसके नीचे कौन देश है, इजराइल। इजराइल भाई साहब, इजराइल तो कोई देश ही नहीं था। इजराइल को तो कब्जा करके बनाया। वहां कौन देश था, फिलिस्तीन। कौन सा देश था, फिलिस्तीन। फिलिस्तीन पर कब्जा करके क्या बना लिया गया, इजराइल। सर एटलस नहीं मिल रहा है, तो एटलस लेंगे तब तो मिलेगा यार। एटलस हम आपको आजे से चिल्ला रहे हैं एटलस लेने के लिए। हाँ 20 दिन से कह रहे हैं एटलस ले लीजिए, एटलस ले लीजिए। अब हम क्या कहेंगे, आप नहीं लेंगे तो हम रुकेंगे आपके लिए क्लास छोड़ के। ये मेरा काम थोड़ी है एटलस लेना है, जब आपको पता है कि एटलस का बैच स्टार्ट हो रहा है। तो रूत, लेबनान एक ऐसा देश है जहाँ ईसाई लोग मतलब अच्छे खासे संख्या में। हालांकि पूरे मिडिल ईस्ट में अगर आप देखेंगे तो किसकी अधिकता है, मुसलमानों की अधिकता है। लेकिन आपको यहाँ पर बेरूत में किसकी अधिकता मिल जाएगी, ईसाइयों की। लेकिन ऐसा नहीं है कि ईसाई ज़्यादा हैं, मतलब अन्य देशों की तुलना में यहाँ ईसाई ज़्यादा है। लगभग 35% यहाँ पर ईसाई हैं सब, बाकी सब मुस्लिम है। बेरूत ये हो गया आपका लेबनान। लेबनान एक देश है जो लेबनान, इसको क्या हो गया भाई, लेबनान की राजधानी क्या हो जाएगी, बेरूत। लेबनान का सबसे प्रमुख बंदरगाह कौन हो जाएगा, बेरूत बंदरगाह। उसके नीचे कौन देश है, इजराइल। इजराइल भाई साहब, इजराइल तो कोई देश ही नहीं था। इजराइल को तो कब्जा करके बनाया। वहां कौन देश था, फिलिस्तीन। कौन सा देश था, फिलिस्तीन। फिलिस्तीन पर कब्जा करके क्या बना लिया गया, इजराइल। सर एटलस नहीं मिल रहा है, तो एटलस लेंगे तब तो मिलेगा यार। एटलस हम आपको आजे से चिल्ला रहे हैं एटलस लेने के लिए। हाँ 20 दिन से कह रहे हैं एटलस ले लीजिए, एटलस ले लीजिए। अब हम क्या कहेंगे, आप नहीं लेंगे तो हम रुकेंगे आपके लिए क्लास छोड़ के। ये मेरा काम थोड़ी है एटलस लेना है, जब आपको पता है कि एटलस का बैच स्टार्ट हो रहा है। तो अब देखो ये बकलोले को पूछ रहा पेज नंबर कितना है, तो समझ में नहीं आ रहा था कि जब हम मिडिल ईस्ट पढ़ा रहे हैं तो पेज नंबर खोज के रखो। हमको क्या पता किस पब्लिकेशन का आपने किताब रखा है। नेक्स्ट बैच तब जब आएगा तो उसमें हम अपनी किताब लाएंगे एटलस का, तब आपको समझ में आएगा। तब तक आप किसी और एटलस को ले लीजिए, ऑक्सफोर्ड का कोई भी। यहाँ एक देश था जिसका नाम था फिलिस्तीन। देश का नाम क्या था, फिलिस्तीन। अब फिलिस्तीन जो देश था, इस देश के ऊपर ब्रिटेन ने क्या किया, देखिए इधर यहूदियों पे बहुत ज़्यादा अत्याचार करता था हिटलर। और हिटलर ने यहूदियों पे अत्याचार करता था, लेकिन यहूदी बहुत पढ़े लिखे लोग थे। ब्रिटेन को लग गया कि अगर यहूदियों को हम साथ ले लेते हैं तो आगे जाके काम करेंगे। और ब्रिटेन चाहता था कि ये मुसलमान देशों के बीच में एक परमानेंट बवाल पैदा करके चले जाए, परमानेंट बवाल करके पैदा करके चले जाए। अब देखिए मुसलमान ना सऊदी अरब को बहुत इज्जत से देखते हैं सब, लेकिन ये बहुत बड़ा हरामी कंट्री है। यहाँ पर ये उनको लगता है कि यहाँ मक्का मदीना है तो बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा चोट्टा है। ऑटोमन साम्राज्य को इसी ने मरवाया, हम लोग को क्या मतलब है कौन मरवाया कौन नहीं, हम लोग अपने इंडिया से मतलब है। लेकिन यहाँ देखिए पीठ में छोरा घोपा यही, और फिलिस्तीन पर हमला यही करवाया था ये सऊदी अरब। अब आज कहता है कि फिलिस्तीन से भाग जाओ। तो ब्रिटेन जो था वो क्या कहना चाहता था कि भाई ये पहले ऑटोमन साम्राज्य था। आप अगर ध्यान से देखेंगे फिलिस्तीन तो ये कहाँ पर है, ये देखिए ये तुर्की है, यहाँ पे साइप्रस, सीरिया, लेबनान, ये है फिलिस्तीन। तो यहाँ पर थे देश था फिलिस्तीन। तो अमेरिका ने क्या कहा
सॉरी ब्रिटेन ने, सऊदी अरब और ब्रिटेन ने समझौता कर लिया, ये दोनों मिलके, कि हम मार देंगे ऑटोमन साम्राज्य को, और फिलिस्तीन हम किसको दे देंगे, सऊदी अरब को। फिलिस्तीन किसको दे देंगे, सऊदी अरब को। तो ये इसको लगा, सऊदी अरब के राजा को लगा कि फिलिस्तीन युद्ध के बाद हमको मिलने वाला, इसलिए इसने पीछे से हमला ये भी कर दिया। और जो जर्मनी में यहूदी थे, ब्रिटेन ने इन यहूदियों से समझौता किया कि तुम हमें पैसा दो और सेना दो, हम तुम्हारे लिए एक नया देश बनाएंगे, तुमको हिटलर मार रहा है ना, हम तुमको यहाँ बसा देंगे। बेचारा फिलिस्तीन के लोगों को पता नहीं कि उनका बंटवारा होने वाला है, उन पर लोग व्यापार कर रहे हैं। सऊदी अरब इंतजार में कि हमको मिलेगा, और यहूदियों को लग रहा है कि भाई हमको एक नया देश मिलने वाला है। इस पर बम्बार्डमेंट करके, और इस पर इतना भयानक बम्बार्डमेंट किया गया कि यहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा मार धार हुआ, और यहाँ पर ले आके बसा दिया गया, किसको, यहूदियों को बसा दिया गया। और धीरे धीरे बंटवारा ऐसा कर दिया गया इस शेप में कि आधा यहूदियों का हो जाएगा, आधा मुसलमानों को हो जाएगा। और ब्रिटेन को इस बात को बेहतरीन ढंग से पता था, ब्रिटेन को, कि अगर मुस्लिम और यहूदी एक जगह रहेंगे तो यहूदियों के पास टेक्नोलॉजी ज़्यादा है, पैसा ज़्यादा है, वो कभी भी मुसलमानों को डांट देंगे, क्योंकि मुसलमान के पास ना टेक्नोलॉजी है, ना दिमाग है, ना पैसा है, कुछ नहीं यहाँ पर। इन लोग के पास तो, सऊदी वालों के पास पेट्रोल निकल गया, जिस दिन पेट्रोल खत्म खेल खत्म, बकरी चराएगा सभी सब। तो यहाँ पर धीरे धीरे इजराइल क्या किया, इस एरिया को कब्जा करते गया, और आज वहाँ फिलिस्तीनियों को इतना ना चौपट कर दिया है कि वहाँ के किसी काम के नहीं है। और इस पर केवल और केवल दोष देना इजराइल को गलत है, क्योंकि इजराइल अगर यहाँ से हट गया तो फिर इजराइल जाएगा कहाँ? कोई नहीं है यहूदियों को बचाने वाला इस देश में। यहूदियों का केवल एक और देश है, इजराइल। दूसरा, मुसलमान लोग के लिए तो सऊदी अरब भी है, यही तो हमला करवाए थे। मिस्र भी है, कहीं भी चले जा सकते हो। लेकिन बात जाने की नहीं है, इजराइल कहता है कि सारे मुस्लिम कंट्री हमको ये स्वीकार कर लें कि ये हम एक स्वतंत्र देश हैं। जिस दिन स्वीकार कर लेंगे, हम मान लेंगे कि ये छोटा वाला जो देश है जिसको मार के हम कब्जा कर लिए हैं, वो एक फिलिस्तीन है। तो ये दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा युद्ध चलता है। इजराइल बहुत शक्तिशाली है, इसलिए बहुत ज़्यादा अत्याचार कर देता है, लेकिन पीछे इन लोग का भी हाथ रहा है। तो इजराइल जो है वो किसको उजाड़ कर बनाया गया है? इजराइल जो बनाया गया, फिलिस्तीन को उजाड़ कर बनाया गया। मतलब पहले वहाँ फिलिस्तीन था, उसके बाद वहाँ क्या बन गया? इजराइल। फिलिस्तीन के बाद वहाँ पे क्या बनाया गया था? इजराइल बनाया गया था। तो इजराइल और फिलिस्तीन में आज भी विवाद चलता है। फिलिस्तीन की इजराइल में कौन सा धर्म है? यहूदी धर्म है। यहूदी धर्म जो था वो बहुत पुराना धर्म है, यहूदियों का एक धर्म है। उनका जो पूजा घर होता है, बता सकते हैं कितने लोग? आंसर दीजिए। यहूदियों के पूजा घर को क्या कहते हैं? यहूदियों के पूजा घर को क्या कहते हैं? यहूदी एक अलग धर्म है बाबू, जैसे हिंदू एक अलग धर्म है, मुस्लिम एक अलग धर्म है, ईसाई है, वैसे यहूदी होते हैं। सिनेगाग, वेरी गुड। सिनेगाग कहा जाता है। चर्च यहूदियों का नहीं होता है, चर्च ईसाइयों का होता है। सिनेगाग, यहूदियों का पूजा घर सिनेगाग कहलाता है। कई बार क्वेश्चन पूछेगा, यहूदियों का पूजा घर सिनेगाग कहलाता है। वेरी गुड। इजराइल की राजधानी कितने लोग बता सकते हैं? इजराइल की राजधानी, एटलस देखेंगे, इजराइल की राजधानी, इजराइल की राजधानी बताइए। सिंगापुर कौन बोलता है भाई? जेरूसलम। इजराइल की राजधानी जेरूसलम। इजराइल की राजधानी जेरूसलम। इजराइल का सबसे बड़ा शहर तेल अवीव। इजराइल का सबसे बड़ा शहर तेल अवीव। इजराइल का सबसे बड़ा शहर तेल अवीव। इजराइल का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तेल अवीव। इजराइल जो है, कौन से धर्म के लोग वहाँ रहते हैं? यहूदी धर्म के लोग रहते हैं। इजराइल के संविधान के हिसाब से पूरी दुनिया में जहाँ भी यहूदी लोग हैं उन्हें ऑटोमेटिकली इजराइल की नागरिकता प्राप्त है। इजराइल जो यहूदी जो है दुनिया में सबसे तेज दिमाग के माने जाते हैं। दुनिया में सबसे तेज दिमाग किसका माना जाता है? यहूदियों का माना जाता है। बहुत तेज दिमाग होता है इन लोग का। बाकी उसके बाद क्रिश्चियन आते हैं, फिर हिंदू आते हैं, फिर सिख आते हैं, उसके बाद लास्ट में मुस्लिम आते हैं लोग। तो इन लोग का दिमाग सबसे तेज होता है यहूदियों का। आप देखेंगे इंटेल का जो प्रोसेसर आता है यहूदी से, आइंस्टीन वैज्ञानिक यहूदी, बहुत ज़्यादा दिमाग वाले होते हैं सब यहूदी। इनका पूरा टेक्नोलॉजी में बहुत बड़ा योगदान रहता है यहूदियों का। यहूदी यहाँ पर जाती है। यहूदियों का पूजा स्थल क्या कहलाता है? सिनेगाग। दुनिया का सबसे पुराना सिनेगाग का नाम है वेलिंग वाल। वेलिंग वाल। अब आप बताइए वेलिंग वाल कहाँ होगा? जेरूसलम में है। दुनिया का सबसे पुराना सिनेगाग वेलिंग वाल नाम है, कहाँ पर है? जेरूसलम में। कहाँ पर है? जेरूसलम में। दुनिया का सबसे पुराना जगह सिनेगाग कौन सा है? जेरूसलम है।
जेरूसलम। वेलिंग वॉल कहाँ पर है? जेरूसलम में। तेल अवीव किस देश में है? इजराइल में स्थित है। इजराइल में कौन सा धर्म है? यहूदी धर्म है। बहुत तेज दिमाग वाले होते हैं यहूदी लोग। देखिए, अमेरिका ने और ब्रिटेन ने मिलकर ये फिलिस्तीन को उजाड़ने के लिए और इजराइल को बनाने के लिए द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यहाँ बहुत ज़्यादा बम्बार्डमेंट किया था। बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर क्या किया था? बम्बार्डमेंट करके रखा हुआ था। ये समझ में आ रहा है? ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा बम्बार्डमेंट किया था। तो ये फिलिस्तीन, कुछ अरब वाले देश वाले क्या कहते हैं कि हम मानते ही नहीं है कि यहाँ पे इजराइल कोई देश है। तो अरब के देश इसे इजराइल को कोई देश का मान्यता नहीं देते हैं, जबकि इजराइल कहता है हम तो देश ही हैं, अब मार उड़ के ख़त्म कर देंगे। तो अभी सारे देश धीरे धीरे इजराइल को मान्यता दे रहे हैं। जैसे यूएई ने दे दिया, कतर ने दे दिया, बहरीन देगा कुछ दिन में, तुर्की ने दे रखा है। तो धीरे धीरे इजराइल भी सामान्य होगा। अब इन लोग को करना क्या चाहिए भैया? समझौता कर लो कि भैया जितना में तुम हो रह जाओ और जितना में फिलिस्तीन है उतना छोड़ दो। लेकिन इन लोग की बात देखिए, इन लोग का कहना है कि नहीं पूरा फिलिस्तीन का है। तो इजराइल कहता है हम कहाँ जाएंगे? तो कह रहा तुम समझो। तो कहा अच्छा अच्छा, धो देता है फिलिस्तीन वालों को। अब इन लोग को समझ में नहीं आता, ये ऊँट चराने वाला बकरी उकरी मान रहा है। इसलिए औकात है जो इजराइल से लड़ लेंगे ये लोग। इजराइल से लड़ने की किसी की हैसियत नहीं है। सबसे टेक्नोलॉजी उसका हथियार तगड़ा होता है वहाँ पे इजराइल वालों का। तो ये इजराइल की समस्या। अब बात करते हैं फिलिस्तीन। फिलिस्तीन थोड़ा सा एरिया में बच गया है जिसका नाम है गाजा पट्टी और फिलिस्तीन। फिलिस्तीन की राजधानी रमल्ला है। फिलिस्तीन लोग अभी जीने के लिए तरस रहे हैं। यूएनओ के द्वारा चंदा जाता है तो लोग खाते पीते हैं। लोग टेक्नोलॉजी से कोई मतलब नहीं, पढ़ाई उड़ाई करने नहीं देता है, वहाँ पे मार और के दबा के रख दिया है। तो ये हो गया फिलिस्तीन। इजराइल समझ में आ गया। इजराइल की राजधानी जेरूसलम। सबसे बड़ा शहर कौन सा है? मोसाद। इजराइल का वो है खुफिया एजेंसी का नाम है मोसाद। हिटलर यहूदियों को क्यों मारना चाहता था? देखिए, हिटलर जब प्रथम विश्व युद्ध, हिटलर एक ऐसा था, जर्मनी का सैनिक था। इंग्लैंड और जर्मनी के बीच में युद्ध हुआ था। इंग्लैंड और जर्मनी के बीच में युद्ध हुआ। इस युद्ध में हिटलर एक सैनिक की तरह लड़ रहा था। उस समय वो राजा नहीं था। ये घटना 1930 की है। तो हिटलर जख्मी हो गया था। वो ये घर में छुप गया। छुप गया ना, और उस घर के लोगों से विनती किया कि हमको बचा लेना, जबकि वो घर खुद जर्मनी में था और वो लोग भी जर्मनी के रहने वाले थे। लेकिन उन्होंने हिटलर को बेहोशी की दवा दे दी और इंग्लैंड के सैनिकों को बुला के दे दिया कि ले जाओ इसको, हिटलर को पकड़ लो। तो हिटलर ने कहा कि रे चोट्टा, तुम जर्मनी का है और तुम इंग्लैंड का साथ दिया, कौन जात का है? तो उस पता चला कि वो यहूदी थे सब। तब से हिटलर कसम खाया कि ना हम इन यहूदियों को ना बर्बाद कर देंगे, जर्मनी से उजाड़ देंगे, जर्मनी से इन लोग को। तब से हिटलर ना यहूदियों से देखना नहीं चाहता था। हिटलर एक बहुत बड़ा हॉल बनवाया था, कमरा, उनमें यहूदियों को रखता था। और कमरा ऐसा था ना कि उसकी खिड़की उड़की बंद कर देता था और उसमें जहरीला गैस छोड़ देता था और खिड़कियों से देखते रहता था। अंदर जब तड़पते थे सब, जहर से मरते, तो उसको याद आता था ऐसे ही हम छुपे थे और हमको तड़प के खींचते हुए इंग्लैंड लेके गया था, हमको जेल में बंद करके पीटा गया था, हमें ऐसे ही दर्द हो रहा था। ये दर्द हमको एक यहूदी ने दिया था, उसने जासूसी कर लिया, इसलिए वो यहूदियों को ठोक दे रहा था। अगर हिटलर जिंदा बच जाता तो कंफर्म समझिए कि ब्रिटेन इस दुनिया, दो लोग को तो मिटा देता, ब्रिटेन को मिटा देता और यहूदियों को मिटा देता, छोड़ता नहीं, इन लोग को तबाह कर देता। समझ में आ रहा है? हिटलर मस्त आदमी था नहीं रे भाई साहब, बहुत ज्यादा जालिम था। हिटलर मस्त नहीं था। देखिए, कोई एक यहूदी खराब है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि सारे यहूदी खराब है। उस तरह से देखेंगे तो विभीषण जो था लंका का, हिंदुस्तान में आपको हर जाति में ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जिन्होंने नाक कटवा दिया है। यहाँ पर नहीं है सब? आप बताइए ना, हर जगह मिलेंगे। 1857 की क्रांति हमारी असफल क्यों हुई थी? क्योंकि राजस्थान और ये ज्योतिरादित्य राय सिंधिया जो है ना, नेता जो है, इन लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया था। तो इसका मतलब क्या पूरे राजस्थान के लोगों से आप दुश्मनी करेंगे? ऐसा नहीं है ना। भाई कुछ लोग गलत हो जाते हैं तो ऐसा थोड़ी हो जाता है। आप अगर देखेंगे नाथूराम गोडसे महात्मा गांधी को मारा तो उस जाति के सारे लोगों को मार देंगे, ऐसा थोड़ी हो सकता है। कोई एक आदमी के अच्छा कहने से आप उस पूरी जाति को अच्छा नहीं कह सकते। एक जाति के गलत होने से पूरी जाति को आप गलत नहीं कह सकते।
ऐसा नहीं करना चाहिए हिटलर को। तो ये इजराइल समझ में आ गया। इजराइल बहुत ही शक्तिशाली देश है। इसका कहना है कि दुश्मनों को इतना मार मारेंगे ना कि दुश्मन हमारी ओर देखने की हिम्मत नहीं करेगा। ये अरब वाले, सऊदी अरब वाले लुंगी में मुंह देगा सब, अगर एक बार खांस दिया था यहाँ पर, इतने खतरनाक है। और इनको पता है इजराइल को कि ये मुसलमान आपस में लड़ जाएंगे सब, सिया सुन्नी वहाबी पता नहीं क्या 25 को तो होता है, सभी सब अपने में लड़ के मर जाएगा सब। तो इजराइल कहता है ना, एक काम करो पहले ईरान को टपका देते हैं, तो ये सब इजराइल का साथ दे देते हैं। सऊदी अरब वगैरह सब कहते मारो इसको। जिस दिन ईरान मरेगा ना उस दिन ये सऊदी अरब को भी नहीं छोड़ेगा। तो अभी इजराइल एक बहुत शक्तिशाली देश है। भारत का इजराइल से बहुत अच्छा संबंध है। बेंजामिन नेतन्याहू यहाँ पे जो थे, इनका भारत से बहुत अच्छा संबंध है। अच्छा है भाई, हम लोग को अपने देश से मतलब है, बाकी मारो कटो लोग ससुरो, हमको क्या मतलब है। इजराइल समझ में आ गया। उसके नीचे है जॉर्डन। कितने लोग बता सकते हैं इजराइल और जॉर्डन के सीमा पर कौन सा झील है? आंसर देंगे। इजराइल और जॉर्डन के सीमा पर कौन सा झील है? डेड सी, वेरी गुड, मृत सागर। डेड सी, मृत सागर। झील का नाम क्या है? मृत सागर। डेड सी, मरा हुआ सागर। इसको मरा हुआ सागर क्यों कहते हैं? तो इस सागर का घनत्व इतना ज़्यादा है कि इसमें किसी चीज़ को डालिएगा तो डूबता ही नहीं है, बल्कि ऊपर चला आता है। अब जब डूबेगा नहीं, मछली को डालेंगे, मछली डूबेगी नहीं, ऊपर चली आती है, क्योंकि इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से इसमें कोई चीज़ डूबती ही नहीं। किसी 2 दिन के बच्चा को उठा के फेंक दीजिएगा, उसमें डूबेगा नहीं, ऊपर रह जाएगा। तो इसमें कोई जलीय जीव डूबता ही नहीं है, तो फिर जरा मर जाता है। इसमें कोई जीव जंतु जिंदा नहीं रह पाते हैं सब। इस वजह से इसे हम लोग क्या कहते हैं? डेड सी, मरा हुआ सागर कहते हैं। इसमें कोई जीव जंतु जिंदा नहीं रह पाता है। ये वाला देश है जॉर्डन। ये देश कौन सा है? जॉर्डन। जॉर्डन में राजतंत्र है। जॉर्डन की सीमा इजराइल से लगती है। एक बार जॉर्डन इजराइल में हमला हुआ, इजराइल ने इतना मार मारा जॉर्डन को कि आज तक जॉर्डन इजराइल से झगड़े नहीं करता है। एक बार इजराइल का सीमा फिलिस्तीन इससे लगता है, सीरिया से। तो जॉर्डन ने इतना, इजराइल ने इतना भयानक मारा सीरिया से कि सीरिया वालों ने पैंटे में हग मुद दिया था सब। उसके बाद ही कभी लड़ाई नहीं लड़ा सब। एक बार लेबनान वाला ने हमला कर दिया इजराइल पे। इजराइल वाला लेबनान से घुसा घुसा घर में घुस घुस मारा था। 2,000 लोग को ये मार दिया, मोहल्ले मोहल्ला साफ कर दिया। तो लेबनान वाला भी नहीं लड़ता है सब। एक बार मिस्र वाला झगड़ा किया था, तो मिस्र वाला को इतना मार मारा कि मिस्र वाला भी भाग गया। डरे सऊदी अरब वाला पहन के लुंगी भाग गया, कहा हमसे नहीं लड़ेंगे हम यहाँ पे। भाई इनकी में किसी की औकात नहीं है कि ये इजराइल से लड़ सकते हैं, लेकिन इनके अंदर गुस्सा और बीख इतना भयानक है कि अगर आप इनके सामने या इंडिया में किसी के सामने, जो मुस्लिम लोग हैं, अगर आपने इजराइल की तारीफ कर दिया, आपसे झगड़ा हो जाएगा। लेकिन इनकी हैसियत नहीं कि जाके लड़ाई कर सके यहाँ पर, क्योंकि इजराइल बहुत पावरफुल है। इनके पास अपना एगो हेलीकॉप्टर नहीं बना पाता। अरे AK-47 नहीं बना पाते, इजराइल से कौन चीज लड़ेंगे यहाँ पर। बेहतर यही है कि लड़ाई के चक्कर में मरा जाओगे, कुछ बचेगा नहीं। नहीं तो देख लो, मारा भयानक, लेबनान मरिए गए, सीरिया चल गए, जॉर्डन चल गए, मिस्र चल गए, कोई फायदा नहीं लड़ उड़ के। मान लो कि भैया 70% पे इजराइल है, मान्यता दे दो, 30% पे आप उस पर आ जाओ। नहीं, अगर नहीं मानना है तो देखो भाई, 50% पर पहले इजराइल था और 50% पर फिलिस्तीन था। तो इन लोगों को लगा कि हम इजराइल को भगा देंगे, उसे थोड़ा मार मार के आज का लिया 70% पर कब्जा कर लिया। 70% इजराइल हो गया, 30% फिलिस्तीन हो गया है। तो अब ये लोग कहते हैं कि ना 50% सही है। तो इजराइल कहता है चोट्टा कहीं का, जब 50% था तो तुम हमको 0 पे लाना चाहता था। हम मार धार के कब्जा किए हैं 70%, अब कॉम्प्रोमाइज करना है तो कहो कि 70% पे इजराइल है और 30% पे फिलिस्तीन है। तो ये लोग कहते हैं कि ना इजराइल जो है वो 0% पे। अरे ससुरा तो नहीं, तोरा 0 के चक्कर में ना एक दिन फिलिस्तीन 0 हो जाएगा। यहाँ पर उन लोग को कुछ आता जाता है नहीं, फिलिस्तीन वालों को। एक हो रॉकेट मारता है ऐसा हमास वाला, अरे भैया रॉकेट मारता है। दुनिया का सबसे खतरनाक मोसाद यहाँ की सीक्रेट एजेंसी है, ये सब बहुत खतरनाक होता है। जॉर्डन वॉर्डन समझ में आ गया, सब पिटाया है सब इजराइल से। हो गया वो सर। यूएस इजराइल से लड़ सकता है क्या? अमेरिका आराम से लड़ सकता है। इजराइल के पास सबसे बड़ी खराबी क्या है कि उसका एरिया छोटा है। अगर बहुत शक्तिशाली देश आके इसे चारों ओर से घेर लेंगे तो मार देंगे सब। ये
देखिए, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चाइना, यही सब इस पे भारी पड़ेंगे, नहीं तो ये तो किसी को नहीं छोड़ेगा, एकदम भयानक है, किसी को नहीं छोड़ेगा। अब सोचिए ना, भारत को हथियार से जो हथियार की जरूरत तो पड़ती है तो यहाँ से खरीदता है, इतना टेक्नोलॉजी इसके पास है। इजराइल एक ऐसा देश है जिसके 90 लाख लोग रहते हैं, और हर लोगों को अपना, जब वो इंटरमीडिएट की पढ़ाई 10+2 खत्म करते हैं, 10+2 की पढ़ाई खत्म करते हैं, तो उन्हें 2 साल के लिए सेना में ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। सेना का हर एक हिस्सा को ट्रेनिंग लेना पड़ता है। हम लोग जब 10+2 पास किए थे, मतलब पढ़ते थे, तो हम लोग एनसीसी किए, एनसीसी। और एनसीसी में आर्मी अटैचमेंट का काम, हर तरह का बंदूक चला लेते हैं। आप कहिएगा ग्रेनेड फेंकने के लिए, फेंक देगा आदमी। आप AK-47 दीजिए, हम चला देंगे। SLR दीजिए, चला देंगे। 303 दीजिए, चला देंगे। LMG दीजिए, MMG नहीं चला पाएगा, LMG चला देगा आदमी। समझ में आ गया? तो पुलिस वाला 303 तो कोनो काम का बंदूक नहीं है, और आराम से आदमी चला देगा। तो हम लोग को एनसीसी दिया गया। एनसीसी क्या है कि फौज का एक बच्चा है। जिस समय फौज में लड़ाई में सेना घट जाएगी, तो हिंदुस्तान में जितने एनसीसी लोग हैं, हम लोग एनसीसी सर्टिफिकेट किए हैं अल्फा ग्रेड से, तो हमें सीधा बुला लिया जाएगा, आ जाइए खान सर, हम आप लोगों को लिख देंगे ड्यू टू टेक्निकल इशू क्लास 1 महीना तक नहीं होगा, हम चल जाएंगे बॉर्डर पर लड़ने, गलवान घाटी में। समझ आ गया? अब लेकिन सेना हमारी इतनी बहादुर है कि हम लोग की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन हम लोग अपने आप को सौभाग्यशाली समझेंगे कि सेना कम से कम हम लोग को ये बुला ले कि सेना लड़ रही है, पीछे से हम लोग गोला बंदूक भी पहुंचना है, हमारा तो पहुंचाने देगा तो हम उधर रुक के चलाने लगे, इससे ज़्यादा नहीं। समझ आया? तो इजराइल के पास इतना पैसा है, इतनी टेक्नोलॉजी है जिसका कोई हद नहीं। इजराइल को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। आगे बढ़े। इंडिया से लड़ सकता है भाई, इंडिया का एरिया बड़ा है ना, इंडिया का एरिया बड़ा है, इसलिए एरिया से नहीं लड़ सकते। और इंडिया से लड़ेगा क्यों? अजीब हाल है। अब आप कहेंगे, अब हम आपसे कहेंगे कि आप में और आपके पिताजी में लड़ाई होगा तो कौन जीतेगा? अरे भाई, लड़ेगा क्या लिए तुम? हम हिंदुस्तान वाले कभी भी किसी को अस्तित्व मिटाने के लिए नहीं सोचे, जबकि ये सऊदी अरब और यमन और ये सब को खाने, ये सब पेट्रोल नहीं रहेगा ना तो लुंगी पहन के जो है सड़क पे बकरी चराएगा, इनकी कोई वजूद नहीं है। लेकिन ये इजराइल जैसे देश को वजूद मिटा देना चाहते हैं, तो वो इनको मिटा देता है। क्या हम लोगों ने कभी कहा कि हम पाकिस्तान को मिटा देंगे? भैया, हमारा POK से झगड़ा है, POK का मैटर खत्म हो जाएगा, हमको दे दो, क्योंकि राजा हरि सिंह ने कहा था कि POK पाकिस्तान का है, सॉरी इंडिया का है, तो हमको दे दो, हम काम खत्म हो जाएगा। क्या हम लोगों ने कभी कहा कि तुमने तिब्बत को चाइना ने क्यों कब्जा किया? हमें अपने से मतलब है, इसलिए हमारा कभी भी इजराइल से झगड़ा हो ही नहीं सकता है। और इजराइल, एक बार ये सोच के देखिए, इजराइल कहाँ जाएगा? आप उसे मान्यता ही नहीं दे रहे, कहाँ जाएगा? यहूदियों के लिए तो दूसरा कोई देश नहीं है। अब इतिहास उठा के देखिएगा तो बवाल होबे करेगा। इजराइल तक समझ में आ गया? कोरोना हरा देगा इजराइल को? नहीं बाबू, इजराइल बहुत पावरफुल है। इजराइल इतना कैसे पावरफुल बन गया? पढ़ाई के दम पे। वहाँ पे पढ़ाई का लेवल बहुत ज़्यादा है, एडवांस पढ़ाई बहुत ज़्यादा है, और हम लोग के यहाँ पढ़ाई का लेवल बहुत ही कम है। शिक्षा इतना कम है हमारे यहाँ कि आप सोच नहीं सकते हैं। अमेरिका वगैरह इस सब में शिक्षा बहुत आगे है, मतलब हर जगह शिक्षा आगे है। आप ऐसा ही सोचिए ना, जापान और इजराइल, ये 2 ऐसे देश हैं जो शिक्षा को बहुत आगे गए। और जापान जो 2 परमाणु बम गिरा, और फुकुशिमा उसका अपना परमाणु रिएक्टर ब्लास्ट कर गया, 3 परमाणु हमला झेलने के बाद आज भी जापान नंबर 1 पे जाता है टेक्नोलॉजी के मामले में इजराइल, क्योंकि ये दोनों ने शिक्षा देते हैं। आपको यहाँ जापान का एक एग्जाम्पल बताएंगे तो आप दंग रह जाएंगे। जापान में एक स्टेशन था, सुका नाम का स्टेशन था। उस रेलवे स्टेशन पे कोई यात्री ही नहीं जाता था, तो वहाँ पर लोगों ने डिसाइड किया, रेलवे मंत्रालय ने डिसाइड किया, इस स्टेशन को अब खत्म कर देना है। भारत में भी बहुत सारे स्टेशन खत्म कर दिए गए जहाँ पर अब लोग सवारी नहीं जाते। लेकिन एक लड़की थी जो 12th में पढ़ती थी, वो इकलौती लड़की उस स्टेशन से चढ़ती थी। तो सोचिए, दिन भर में केवल 1 टिकट बिकता था जापान से, उस स्टेशन से। लेकिन उस स्टेशन पे 25-30 स्टाफ रहते थे, क्योंकि स्टेशन बनाएंगे तो 100-200 स्टाफ रहेगा, कोई सिग्नल का रहेगा, कोई किसी चीज़ का रहेगा, और स्टेशन नहीं रहेगा तो कोई स्टाफ नहीं रहेगा। एक लड़की जो थी 10+2 में पढ़ती थी, जो वहाँ से जाती थी 1 टिकट से, जापान की सरकार ने केवल उस लड़की के वजह से उस स्टेशन को बनाए रखा, और हर साल उस स्टेशन को मेंटेन करने का खर्चा 60
करोड़ रुपए आता था। लेकिन उस लड़की के लिए उस ट्रेन चलती रही और अगले 3 साल तक चलती रही, जब तक कि वो लड़की ग्रेजुएशन करके सेटल नहीं हो गई तब तक। जिस दिन वो ग्रेजुएशन कर ली उससे पूछ लिया गया अब आपको इस ट्रेन की जरूरत तो नहीं है, फिर उस ट्रेन को बंद कर दिया गया। ये होता है शिक्षा। और हमारे देश में ऐसा शिक्षा है नहीं है। और हम सपने देखेंगे कि हम इजराइल बनेंगे, एक दिन जापान बनेंगे, अफ्रीका घंटा बनेंगे। ससुरा यहाँ पढ़ाई लिखाई का कोई मतलब नहीं है। जितना नेता मंत्री जिनको कानून बनाना है उन ससुरों को तो पढ़ाई से मतलब ही नहीं है यार। तो क्या बताएंगे, सोचो पढ़ाई का लेवल क्या होता है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं हिंदुस्तान में ऐसा हो सकता है? हो ही नहीं सकता ऐसा हिंदुस्तान में। तो इसलिए वो लोग आगे हैं। आगे बढ़े। जापान और जर्मनी दोनों टेक्नोलॉजी में आ गए भाई। दोनों के पास शिक्षा बहुत ज़्यादा है। आपके पास अगर शिक्षा नहीं रहेगा आप कुछ नहीं कर सकते। सोचिए ना, इतना भयानक शिक्षा है हमारे यहाँ। ससुरा स्टूडेंट भी वैसे होते हैं। ये डेली टिकट खरीदती थी। हमारे यहाँ स्टूडेंट को लगता है कि ट्रेन उसके बाबूजी का है। रे चल, हमारा टीटी पूछता है तो स्टूडेंट है। रे ससुरा स्टूडेंट है तो बाबूजी का ट्रेन है, स्टूडेंट है। यहाँ पे हद हो जाता है। कोई ट्रेन अगर वैकेंसी के बीच में बिहार से निकल गई तो भाई साहब स्लीपर को जनरल बना देगा। अब स्टूडेंट की भी प्रॉब्लम है, उसको जाने के लिए साधन नहीं है। आप स्टूडेंट को दोष देंगे कि गवर्नमेंट को दोष देंगे? किसको देंगे? यहाँ सब चौपटे मिलेगा सब आपको। इसलिए थोड़ा भारत की स्थिति गड़बड़ चलती है। एशिया में कुल कितने देश हैं? ताइवान हटा दीजिए, रूस हटा दीजिए, हांगकांग हटा दीजिए, बाकी सब देश, मिस्र को हटा दीजिएगा, पूरा गिन लीजिए। अब पॉपुलेशन तो हमारे यहाँ बहुत बड़ी समस्या है भाई। यहूदी इंडिया में रहते हैं? हाँ बाबू, बहुत कम रहते हैं। मुंबई वगैरह में यहूदी हैं, बहुत कम रहते हैं लोग, यहूदी लोग। समझ में आ गया? चलिए अब आज के लिए इतना ही रहने देते। कल के क्लास में हम आपको सऊदी अरब पढ़ाएंगे, यमन, मतलब कल के क्लास में ये वाला मिडिल ईस्ट खत्म कर देंगे। आज के लिए इतना ही। कल आप पेज नंबर खोज के रखिएगा। कल आप थोड़ा सऊदी अरब के बारे में अपने से पढ़ लीजिएगा, यमन के बारे में, ओमान के बारे में, ये सब थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। समझ में आया? आज के लिए इतना ही। आप सभी लोग को दुर्गा पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं।